जो साजिशें हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। खुद बोल दो ना, हमारा कंधा क्यों चाह रहे हो? जिसने जो बोलना है आप खुद बोलो। 58 साल की नौकरी, आपदा में अवसर तलाश रही है भाजपा। डरता मैं किसी से नहीं हूँ। राजनीति हमने डंके की चोट पे की है। मैं कोई भाजपा के रिमोट से चलने वाला आदमी नहीं हूँ। वो मेरे वीडियोस वायरल करते हैं जी, तो क्योंकि मन में बैठा हुआ है खौफ। हम कबूतर नहीं है कि किसी ने पत्थर मारा उड़ जाएंगे। 6 फुट के आदमी को 6 इंच की जीभ मार देती है। मुझे सबसे पहले टिकट की ऑफर दुम्मा साहब ने की। मुकेश अग्निहोत्री जी जैसे एलओपी जब होते थे तब बोलते थे, अब वैसा नहीं बोलते हैं। हमें जो बोलना होगा हम बोलेंगे, जिस समय बोलना होगा हम बोलेंगे, जिस मंच पे बोलना होगा उस मंच पे बोलेंगे। अब तो हम मंदिर में भी अगर जाते हैं ना तो ईश्वर से कुछ मांगते नहीं हैं, तो इंसान ने तो क्या देना हमें। अब सरकार का संचालन सुखू जी कर रहे हैं, अब मैं किसी और भूमिका में हूँ। लोगों के दिल में प्लेट लगानी पड़ती है कि हमने क्या आपका बुरा किया। लंबे अरसे तक पचेगी नहीं, दिक्कत है उनको परेशानी है, जहन में फंसा हुआ है कि यार इस आदमी ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। मुझे दिया था उस समय तो ये सोच के दिया था कि ये कुछ भी नहीं, नकारा सा विभाग होगा कि पीछे पड़ा रहेगा। तो क्या सारी इलीगल चीज़ों को लीगल कर देना सही है? लॉटरी से कोई ज़्यादा इनकम नहीं होगी। वो हमारे अफसरों को फ़ोन करते हैं कि 2 साल रह गए, जरा घोष लो। डर के शासन नहीं होता है। इनके दिल में होगा कि ये जो है अपनी सरकार के खिलाफ बोले। कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था। तथा विजिलेंस का केस है, कोई कह रहा था बेईमानी का ये केस है, कोई कह रहा था ये अदालत में चल जाएगा, कौन जवाब देगा। तो मैंने उस कमेटी को हेड किया कि वो मुझे कहेंगे कि जी इस तरफ घूम जाओ, उस तरफ घूम जाओ। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करेंगे। अब एचआरटीसी तेल बेचेगा। हमारे पंप हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारा 1000 करोड़ रुपए की अर्निंग कर रहा है। उसने कहा है कि जो अस्पताल पहुंचाएगा उसको 25,000 रुपये मिलेगा। एक समय आया जब कि एक प्राइवेट पार्टी बनाने की बात चली राजा साहब के समय में जी, हमने अपना फुट डाउन कर दिया कि हम नहीं जाएंगे कांग्रेस। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट वर्ड था, उसको 2 साल का ट्रेनी वर्ड बोल दिया। अब मैं आपके यहाँ पे आया हूँ तो आपका जिम्मा है कि मैं जब तक आपका गेट नहीं निकल जाता तब तक आप मुझे जो है सुरक्षित और सही रास्ते से जो है निकालोगे। आप जूता फेंक रहे हो जो राष्ट्रीय ध्वज लगा है जिस गाड़ी पे, इस बात को डिस्करेज किया जाना चाहिए। ये देशद्रोह का मसला है। सरकार ने कुछ भी नहीं किया। पानी में वेल्डिंग कर रहे हैं। 10,000 किट्स तो राशन की जो है ऊना जिला से गई है, लेकिन हम राग नहीं अलाप रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। हमारा कोई क्रशर नहीं है, हमारा कोई भट्ठा नहीं है, हमारी कोई बस नहीं चलती, हमारा कोई ट्रक नहीं चलता, हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है। कि जब सरकार है तो फिर संगठन की ज़रूरत नहीं। अभी 4 तारीख को हमें बुलाया है दिल्ली में। खड़गे जी और राहुल जी मीटिंग ले रहे हैं। संगठन का अपने स्थान पे ना होना का घातक होता है जी। रोपवे पक्ष की ज़रूरत है। रोपवे का प्रपोजल तो हमारा परवाणु से शिमला का भी है जी। ऐसी कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है जिसको इस काम की नॉलेज ही नहीं है। अब आपके समय में टेंडर दिए गए तो सही थे। हमारे समय में अगर वो उनका टेंडर आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि वो अनाड़ी हैं। कंपनियों की लड़ाई बीच में भाजपा कूदती है। भाई भाजपा वाले बता दें किसको देना है। लेकिन मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने बयान दिया था कि भाई आपका 121 करोड़ रुपए की स्कीम किसने बनाई। महेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की 150 करोड़ की स्कीम किसने बनाई। कोई बता दें 5 साल में उन्होंने एक भी किया हो। हम इतना बवंडर मचाएंगे कि मुकेश अग्निहोत्री को धराशायी कर देंगे। कोई जितना मर्जी लाख चिल्लाता रहे, किसी के चिल्लाने से जो है प्रोजेक्ट जो है समाप्त नहीं होते। बड़े प्रोजेक्ट, इकॉनमी पूरी तरह बदल जाएगी। इलाके की तो बदलेगी, प्रदेश की बदलेगी। ऑफलाइन टेंडर्स की जो शक्तियां हैं एक्सचेंज की, कब तक वापसी इनकी हो सकती? थोड़ा बहुत भी प्रभाव में थे बीजेपी के, उन सबसे बात करके हमने अपनी सरकार बचाई। मैं 20 साल के आसपास पत्रकार रहा हूँ जी। मैं सामने वाले का इरादा भांप लेता हूँ जी। सब जानते हैं मुकेश अग्निहोत्री क्या है। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर और आज हमारे बीच में जो खास मेहमान हैं, खास शख्सियत है, ये अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखते हैं। चाहे ये जब विपक्ष में है तब की बात करें या फिर अभी सत्ता पक्ष में है तो अब की बात करें। हम किसी और की नहीं, बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री जी की। सर, लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। उम्मीद है सर कि आज भी आप हमेशा की तरह वैसे ही उन प्रश्नों का जवाब देंगे जो जनता के जहन में हैं, हमारे जहन में हैं।
जैसा आप हमेशा से देते आए हैं। जी। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, अलग अलग जगह 58 साल की नौकरी वाला, उस पर बातचीत कर लेते हैं। 1 लाख नौकरियां देने की बात हुई थी। अब सरकार कुछ दिन पहले एक पॉलिसी लेकर के आई, नई पॉलिसी जॉब ट्रेनीज। तगड़ा विरोध इसका सभी युवा कर रहे हैं कि इस जॉब ट्रेनी जो पॉलिसी लाई है उसको 15 दिन में समाप्त कर दो, अदरवाइज हम धरना प्रदर्शन कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। ये क्या है सर जॉब ट्रेनी पॉलिसी? सरकार क्या कहती है, आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस पे कोई बवंडर मचाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, क्योंकि ऐसा था, जो हमारी पहली पॉलिसी है उस पर जो है कोर्ट्स के कुछ फैसले आए हैं जिसके चलते जो है, जिनकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट वर्ड था, उसको 2 साल का ट्रेनी वर्ड बोल दिया। कॉन्ट्रैक्ट को हटा के सिर्फ ट्रेनी शब्द के इस्तेमाल करने से मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें पेपर होना है सर, 2 साल बाद? कोई पेपर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भर्ती का सेम प्रोसीजर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी का जो डिफरेंट कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, जो उनकी इम्प्लीकेशंस हैं, उनसे पार पाने के लिए नया इंसर्शन कर दिया गया कि इसको ट्रेनी वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। भर्ती का कोई पैटर्न नहीं बदला है, भर्ती वैसे ही होगी और ना ही कोई टेस्ट उसके बाद होगा जी। ये तो जो फैलाने वाले हैं वो नेचुरली जो है हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक आपकी दूसरी बात है 58 साल की जो आप बात करते हैं, तो अब देखो ना कि हमने अभी अगर कंडक्टर भर्ती की तो हमने रेगुलर भर्ती कर दी। हम ड्राइवर भर्ती कर रहे हैं, हम रेगुलर कर रहे हैं। अभी जल शक्ति में आप देख रहे हैं 1386 लोग, अगर ये कहाँ तक जाएंगे? ये 58 साल तक जाएंगे। पुलिस की भर्ती हो रही है, 58 साल तक हो रही है। लेकिन ये वो शोर वो मचा रहे हैं भाजपा के लोग, जिन्होंने जो है सेना की भर्ती 4 साल के लिए कर दी। वो अपना तो देख नहीं रहे हैं कि हमने क्या किया। हम तो अल्टीमेटली जो फॉरेस्ट में अभी भर्ती हुई वो जो है 58 साल तक जाएगी। लेकिन ये है कि बताइए कौन सी भर्ती की आप ये सामने है जो भर्ती हो रही है। लेकिन ठीक है, आउटसोर्स की भर्ती पहले भी होती रही है, पहले भी इनके समय में आउटसोर्स की भर्ती, या तो ये कहें कि इन्होंने बंद कर दिया। हमने करुणा मुल्क का कहा था, हमने उसका भी फैसला कर दिया जी। करुणा मुल्क में हमने ये कहा था कि हम इनको नौकरियां देंगे, तो हमने कर दिया कि 2.5 लाख की इनकम को हमने 3 लाख कर दिया। 5% की सीमा हमने हटा दी। और जो है पहले चरण में 500 नौकरियां देने का हमने फैसला कर दिया। वो और सारे 1600 तो लोग हैं, 2-3 चरण में सारे जो है उनको नौकरियां मिल जाएंगी। तो करुणा मुल्क का हमने कहा करुणा मुल्क का रास्ता खोल दिया। तो जैसे कुछ सिरफिरे लोग हैं वो कहते हैं बंद क्यों किया था? भाई हर नीति को चलाने का एक समय होता है जी। मैं आज भी कहता हूँ कि हमने जो वायदे किए हमें उसको पूरे करने हैं। किसी भी पार्टी का वो जो वायदे होते हैं जो किए हैं लोगों से, उनको पूरा करने के लिए क्या कदम उठाना है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि जल शक्ति विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, कोऑपरेटिव विभाग, या फिर जो है मंदिरों का विभाग, उसमें हम कहीं भी जो है जो भी भर्ती कर रहे हैं, हम रेगुलर भर्ती कर रहे हैं, कमीशन की भर्ती कर रहे हैं पूरी साफ। मैं ये जानना चाहूँगा, ये इनफॉर्मल सा प्रश्न है कि जब आपके पास भी इस तरीके की वो वीडियो आती होगी जो सर्कुलेट की जा रही है इसमें पर 58 साल की नौकरी, तो आप यानी कि मुकेश अग्निहोत्री जी को उसे किस तरीके से देखते हैं जब वो वीडियोस वायरल होती है? आपके मन में क्या आता है? नहीं, ऐसा है कि मेरे अपने हाथों से हजारों लोग लग चुके हैं जी। सब जानते हैं मुकेश अग्निहोत्री क्या है जी। और हमने जो कहा है वही किया है जी।
इसीलिए हमने कंडक्टर जो है 58 साल के लिए लगाए, नहीं तो कंडक्टर तो 20 मील लगाए जाते थे और उनको फिर जो है 15-18 साल में रेगुलर किया जाता था जी। तो हमने जो कहा है हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं। और सरकार में भी हम अपना पक्ष, अपनी बात जहाँ रखी जा रही है वहाँ करके जितना रास्ता हम बना रहे हैं वो बन रहा है जी। तो ठीक है। मैं समझता हूँ कि जितने लोग जो है 25 साल में नौकरियाँ जिन लोगों को मिली है वो सब जानते हैं कि किस ढंग से। मैं आपको बताऊं कि मुझे पहले इलेक्शन में 16,000 वोट पड़े, दूसरे इलेक्शन में मुझे 22,000 वोट पड़े, तीसरे इलेक्शन में मुझे 28,000 वोट पड़े, चौथे इलेक्शन में मुझे 35,000 वोट पड़े, पांचवें इलेक्शन में मुझे 40,000 वोट पड़े। बड़ी रहे हवाएं फिजाएं किसी भी तरफ की चली जी। तो इसलिए हम विचलित होने वाले लोग नहीं हैं। हम कबूतर नहीं है कि किसी ने पत्थर मारा उड़ जाएंगे जी। अगर हमारी अपनी जड़ें हैं, हम कहीं पे जो है काम करते हैं और हमारा आज दिन तक हमारा कोई क्रशर नहीं है, हमारा कोई भट्ठा नहीं है, हमारी कोई बस नहीं चलती, हमारा कोई ट्रक नहीं चलता, हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारा कोई ऐसा वो कारोबार नहीं है जिसको लेके लोग हमें कहें कि जी इन्होंने जो है इंडस्ट्री लगा ली, इन्होंने होटल बना लिया, इन्होंने बगीचे खरीद लिए, इन्होंने फलां कर लिए। अगर हम 25 साल से इस विकेट पे जो है टिके हुए हैं तो उसकी वजह यही है कि हमारा काम सिर्फ जो है जनता की सेवा करना है और हम अपने जो एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और लोगों को लगता है कि अगर हम मुकेश अग्निहोत्री को ये बात बताएंगे तो ये हमारी हो जाएगी, उनकी हमारे प्रति एक आस्था है या विश्वास है उनका जी। तो इसलिए वो जैसे अभी हमने जो 1386 जल रक्षकों को पंप अटेंडेंट बनाया जी। तो एक दूसरा लिख रहा था कि हमने क्या आपका बुरा किया। तो हर आदमी को लगता है कि यार इनका हो गया तो हमारा क्यों नहीं हुआ। हम उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं जी। है, लेकिन सरकार में हर चीज़ चरणबद्ध तरीके से ही होती है, उस हिसाब से हम लगे हुए हैं जी। और जो भी आपके सामने मैं उस कमेटी को हेड कर रहा था जिस कमेटी के में बच्चों के रिजल्ट निकालने थे जी। कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हमने रिजल्ट निकाले ना, सबके रिजल्ट निकाले, सबको नौकरियां दी। नहीं तो कोई कहता था विजिलेंस का केस है, कोई कह रहा था बेईमानी का ये केस है, कोई कह रहा था जी अदालत में चल जाएगा, कौन जवाब देगा। तो मैंने उस कमेटी को हेड किया और मैंने सारे रिजल्ट्स जो है निकलवाने में हमने कामयाबी हासिल की। तो इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं जी और करते रहेंगे। सर, संगठन को लेकर बात करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो पिछले 7-8 महीनों से संगठन का कोई नामो निशान नहीं, केवल एक पद प्रदेश अध्यक्ष का। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये समझा जाए कि जब सरकार है तो फिर संगठन की ज़रूरत नहीं? नहीं, वैसे तो जब सरकार होती है तो संगठन गौण हो जाता है, लेकिन इतना भी गौण नहीं होना चाहिए जितना इस समय हमारा संगठन है। क्या वजह है सर उसके पीछे? और मैंने तो रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से संगठन बनाया जाए। अब इस समय प्रतिभा सिंह हमारी अध्यक्ष हैं, लेकिन बॉडी नहीं है जी। और 9-10 महीने हो गए हैं। हमने हमारी जो प्रभारी है रजनी पाटिल जी, उनसे आग्रह किया है कि आप जो है जल्दी से संगठन को जो है बनाएं, ताकि उसमें क्या है कि जैसे जो जनरल सेक्रेटरी थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे या स्पोक्स पर्सन थे, जब उनके पास जिम्मेवारी थी तो सरकार का पक्ष कहीं ना कहीं से आ जाता था जी। जब अब आज की डेट में जनरल सेक्रेटरी नहीं है तो उनको लगता है कि कोई ये तो नहीं कह देगा कि भाई तू क्यों रख रहा है ये पक्ष।
बिल्कुल। तुम तो आज कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए ये भावना दिल में आ जाती है जी। अभी 4 तारीख को हमें बुलाया है दिल्ली में, खड़गे जी और राहुल जी मीटिंग ले रहे हैं। हम उस दिन भी बात रखेंगे कि संगठन को बहुत जल्दी से स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि बीजेपी ने अपना संगठन बना दिया है, उन्होंने प्रधान भी आ गए, उनके बूथ भी बन गए और वो अपनी बॉडी भी बना रहे हैं। तो मुख्य विपक्षी दल तो भाजपा ही है जी। तो उसको देखते हुए हमें, चाहे हमारी सरकार है, संगठन को प्लेस करना, ऑर्डर में लाना, ये वक्त की ज़रूरत है और हम बहुत जल्दी समझते हैं कि इसी महीने संगठन प्लेस हो जाएगा, ऐसे हमारी धारणा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि हम भी बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। हमें लगता है कि जब यहाँ से आप लोग दिल्ली जाते हैं कि बस अब 4 दिन के बाद या हफ्ते बाद जो है वो नया प्रदेशाध्यक्ष मिल जाएंगे, लेकिन अभी इंतज़ार ही चल रहा है। सर, ये मैं जानना चाहूँगा कि आगे नगर निकाय के जो है वो चुनाव आने वाले हैं, पंचायती राज भी चुनाव आने वाले हैं, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उन चुनावों पर जो संगठन एक तरीके से नहीं है या गायब है? नहीं, देखिए, हर चीज़ का प्रभाव तो पड़ता ही है। संगठन का अपने स्थान पे ना होना का घातक होता है जी। और उसकी हमारे जो वर्कर है वो डिमोरलाइज हो जाता है जी कि जी आज की तारीख में मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसलिए संगठन तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से बढ़े, क्योंकि पंचायतों के इलेक्शन आ रहे हैं, उससे पहले वर्कर को एक्टिवेट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का बहुत आधार है, जनाधार है और बहुत लंबे अरसे पार्टी शासन में रही है। पार्टी डॉक्टर परमार की वजह से ये प्रदेश बना जी, और उन्होंने अपने रसूख से प्रदेश को बनाया, या पहाड़ी प्रदेश की जो उनकी सोच थी उसको उन्होंने अंजाम दिया। और उसके बाद वीरभद्र सिंह जी ने भी घर घर अलख जगाया है। बहुत लोग जो हैं उनको भगवान की तरह पूजते रहे हैं जी। जिन लोगों के काम हुए हैं, लोगों ने उनके पत्र रखे हुए हैं। तो यही लीडरशिप की एक क्रेडिबिलिटी होती है जी। तो उसके चलते हमें ये कोशिश करनी है कि जो विरासत हमें मिली है उसको हमने कैसे संजो के रखना है, और उसके लिए एक मजबूत संगठन की ज़रूरत है। वो कायम जैसे ही होगा उसके बाद ही आगे गांव स्तर तक की लड़ाई तो तभी होगी, गांव की, पंचायत की, कॉन्स्टिट्यूंसी की, ज़िले की लड़ाई तो वो तो तभी होगी अगर फौज पूरी जो है प्लेस में होगी। जी सर, रोपवेज को लेकर बातचीत करना चाहेंगे। आप भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखे हैं जब से आप जो है वो सत्ता में आए हैं। बिजली महादेव वाले रोपवे को लेकर बात करेंगे, और शिमला वाला जो रोपवे है उसको लेकर क्यों डिले हो रहा है? सुनने में आ रहा है कि उसमें कुछ नए तरीके से चीज़ें की जाएगी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि रोपवे वक्त की ज़रूरत है और अभी एक रोपवे हमारा कंप्लीट हुआ था सराज वाला, तो आपने देखा कि जब सराज में ये आपदा आई जी, तो रोपवे ने कितना रोल प्ले किया। राशन सारा हमने उसमें भेजा, लोगों के कपड़े, सामान, सब कुछ उसमें भेजे। कोई भी नई चीज़ आती है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन हम पीछे स्विट्ज़रलैंड वगैरह गए थे। रोपवे की संसार में 3 ही कंपनियां हैं, उसका एक ही मालिक है, और जिनके लगाए हुए रोपवेज जो है, जिनको ये कहते हैं कि एक्सीडेंट फ्री रोपवेज हैं, स्विट्ज़रलैंड और उसके आसपास 5000 रोपवे लगे हुए हैं। 5000 रोपवे लगे हुए हैं, कोई डबल स्टेज लगे हैं और कोई सिंगल स्टेज लगे हुए हैं। आपने देखा वहाँ तो जुनफरा पे तो रेल कैसे पहुंचा दी। तो हमारे लोगों में अभी तक इसका कंसेप्ट नहीं है।
शिमला में अब जितनी कंजेशन है, शिमला में रोपवे तो लगाना वक्त की ज़रूरत है जी। और शिमला का रोपवे जो है 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर लंबा रोपवे है और उसके पता नहीं कितने स्टेशंस हैं, 200-250 ट्रॉलीज उसमें लगनी है और इंटरनेशनल बीडिंग होनी है और उसके बाद ब्रिक्स बैंक या दूसरे एनडीबी, इन बैंकों का पैसा विदेशी बैंकों ने पैसा देना माना हुआ है। तो उसकी सैंक्शंस भी यूनियन गवर्नमेंट ने दे दी है कि आप आगे बढ़ो, से यूनियन भी चाहता है। लेकिन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को जब शुरुआत हो रही है तो समय लग रहा है जी। तो बिजली महादेव का रोबेज की बात है, प्रधानमंत्री भी चाहते हैं और परिवहन मंत्री केंद्रीय जो है गडकरी जी भी चाहते हैं और सैंक्शंस भी उसकी सारी हो गई हैं, पेड़ भी कट चुके हैं। उसके बाद अब बवाल करना शुरू कर दिया। अब ये हर जगह ही हो रहा है। चिंतपूर्णी में रोपवे लग रहा है, वहाँ पे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा कारोबार प्रभावित हो जाएगा, जबकि कारोबार ऐसे प्रोजेक्ट लगने के बाद बढ़ जाते हैं। वृंदावन में रोपवे लग गया, वैष्णो देवी में रोपवे लग रहा है। लेकिन हमारे प्रदेश के लोगों को भी ये सोचना होगा। रोपवे का प्रपोजल तो हमारा परवाणु से शिमला का भी है जी, तो कितना बड़ा प्रपोजल है। और बनारस में भी रोपवे लग रहा है, सब जगह लग रहा है, हमारे बाबा बालकनाथ में लगना है। और तो इसलिए जैसे जैसे पब्लिक ओपिनियन होगा उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे जी। लेकिन कुछ लोग तो इतना एडवांस चल रहे हैं, अभी उसका टेंडर फाइनल नहीं हुआ, वो कह रहे हैं जी इसमें भ्रष्टाचार हो गया, इसमें ऊंच नीच हो गई। अरे भाई अभी तो जो है शुरुआत है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें फॉरेन फंडिंग है और फॉरेन के ही लोग आने हैं जिन्होंने इसको स्थापित करना है। तो वो तो राजनीति का युग है, कोई भी कुछ बोले, लेकिन हम हर चीज़ पारदर्शिता के साथ करना चाहते हैं। और लेकिन ये है कि हिमाचल प्रदेश में रोपवेज की ज़रूरत है और हिमाचल ही है जहाँ पे एक रोपवे कॉरपोरेशन है। बिल्कुल, रोपवे कॉरपोरेशन है जिसने कि अब हमने जाखू मंदिर में एस्केलेटर्स लगा दिए जी। पहले कहते थे कि जी मंदिर में ये नहीं लगने चाहिए, अब दुनिया ही जा रही है उस पे चढ़ के जी। तो इसलिए जाखू को पहले वीरभद्र सिंह जी के टेंस में रोपवे लगा था, तो चल रहा है, कामयाबी से चल रहा है जी। सर, भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं तो एक प्रश्न मेरे जहन में आया। फिन्ना सिंह जो परियोजना है उसको लेकर भाजपा के नेता, पूर्व में मंत्री भी रहे, उद्योग मंत्री, बड़ा बार बार उस चीज़ को जो है वो सामने लेकर के आ रहे हैं कि ऐसी कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है जिसको इस काम की नॉलेज ही नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, लेकिन वो ज़रा ये पता लगा लें कि उनकी सरकार में इस कंपनी को 2000 करोड़ रुपए के टेंडर दिए गए। 2000 करोड़ रुपए के टेंडर इस कंपनी को भाजपा शासन में दिए गए। जब आपके समय में टेंडर दिए गए तो सही थे, हमारे समय में अगर वो उनका टेंडर आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि वो अनाड़ी है। जयराम जी की कॉन्स्टिट्यूंसी की सबसे बड़ी स्कीम किसने बनाई? महेंद्र सिंह जी के कॉन्स्टिट्यूंसी की सबसे बड़ी स्कीम किसने बनाई? 150 करोड़ से भी ऊपर की। तो इसलिए ठीक है, ये कॉरपोरेट वॉर है। मैं आपको बताऊं, कंपनियों की लड़ाई बीच में भाजपा कूदती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो जिनको बड़े टेंडरों की वो होती है, उसमें कॉरपोरेट वॉर शुरू हो जाती है जी। तो उसमें पैसा जो है निर्धारित है, केंद्र सरकार ने उसको तय किया है कि इतना पैसा देना है, उसमें हिमाचल सरकार का कोई रोल नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इतने समय के अंदर आपको जो है ये पैसा खर्चा करना है। 12 साल से फिन्ना सिंह का प्रोजेक्ट बंद था, 300 करोड़ रुपया लगा हुआ था और
उसके बाद 300 करोड़ रुपए की और ज़रूरत थी। हमने केंद्र में जाके पैरवी की कि प्रदेश में 300 करोड़ रुपए लगा हुआ प्रोजेक्ट रुका पड़ा है। उस पैरवी करने के बाद जो है वो 300 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ। अब कईयों का ये गो स्लो, वो हमारे अफसरों को फ़ोन करते हैं कि 2 साल रह गए, जरा गो स्लो। ऐसे फ़ोन भी आते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं आते हैं कि इसको लटकाओ थोड़ा सा और लटकाओ थोड़ा सा। तो टेंडर की प्रक्रिया में मंत्रालय का कोई रोल नहीं होता, ये आधिकारिक स्तर पे होता है। और जब आपने 2000 करोड़ के टेंडर उनको दे दिए, जब केंद्र की सरकार ने पैसा सैंक्शन किया और पानी के बीच में जाके उन लोगों ने जो भी स्कीमें बनाई पहले, वो सारी चल रही हैं। और तो इसलिए आप ये कहें कि जी ये सही नहीं है, तो वो ठीक है, आरोप लगाना उनका काम है, वो लगाएं। उनको लगता है इसमें कोई वाकई कोई ऊंच नीच है, वो अदालत में भी जाएं। मतलब आप सीरियस नहीं लेते हैं उस नहीं, मुझे जिस कंपनी ने प्रदेश में 2000 करोड़ के काम पिछली सरकार में किए हैं, और अगर उनका टेंडर आता है, भाई भाजपा वाले बता दें किसको देना है। अगर किसी का न उनके पास नाम है, किसी को देना है तो बता दें जी। तो लेकिन ऐसे डर के शासन नहीं होता है, गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर काम जो है पूरी पारदर्शिता से हो रहा है, और हमारे पास भी, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूँ, मुझे पता है कि जब कोई बड़ा टेंडर होता है कुछ लोग आ जाते हैं कि जी इसमें ये बोल दो, फलां बोल दो। तो गए होंगे इनके पास भी कुछ लोग, कोई भाजपाइयों के पास। लेकिन मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने बयान दिया था कि भाई आपका 121 करोड़ रुपए की स्कीम किसने बनाई। महेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की 150 करोड़ की स्कीम किसने बनाई। और वो मुझे बता दें कि उनके शासन में 5 साल में जल शक्ति विभाग में कौन सा जॉइंट वेंचर हुआ जल शक्ति विभाग में। हाँ बिल्कुल, कोई बता दें 5 साल में उन्होंने एक भी किया हो। 2012 में जो है जॉइंट वेंचर ख़त्म कर दिया था, कैबिनेट ने किया था। उसके बाद आज दिन तक डिपार्टमेंट ने कोई जॉइंट वेंचर नहीं किया। अब आपको लगता होगा कि कोई आपके पास आया होगा जिसकी जो शर्त पूरी नहीं करता होगा, तो वो कह रहा होगा कि दूसरे को साथ जोड़ के जॉइंट वेंचर हो के मैं कैपेसिटी पे पहुंच जाऊंगा। तो जब एक आदमी जिसकी कैपेसिटी है करने की, उसका टेंडर निकला है, तो किस बात के लिए जॉइंट वेंचर। जी, साजिशों से याद आया सर, एक सोशल मीडिया पर आपने पोस्ट डाली थी, साजिशें कुछ करके, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, वो किस कॉन्टेक्स्ट में थी सर? नहीं देखिए, क्या वो अपनों के कॉन्टेक्स्ट में थी या परायों के? देखो ऐसा है कि मैं 20 साल के आसपास पत्रकार रहा हूँ जी। मैं सामने वाले का इरादा भांप लेता हूँ जी। अगर मान लो मैं आपके पास भी आ रहा हूँ या आप मुझे बुला रहे हैं जी, तब भी मुझे पता होगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ या आप मुझे क्यों बुला रहे हैं जी। और डरता मैं किसी से नहीं हूँ जी। डरता सिर्फ ईश्वर से जो है हम डरते हैं, बाकी किसी से कोई खौफ नहीं है। और राजनीति हमने डंके की चोट पे की है जी। और मैं तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ जो पंजाब बॉर्डर पे है जी। और जब मैं पीछे लीडर ऑफ अपोजिशन था तब तो उस समय जब हमारे खिलाफ मोर्चा लगाया गया, बीजेपी यही चाहती थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं जीतना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया। वो जो है बड़े बड़े नेता आते हैं। पंजाब में जब अकालियों की सरकार थी, सारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठती थी जी। हर चुनाव में नया समीकरण होता है। तो चुनाव को कैसे लड़ना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये भी एक अपनी अलग से कला है जी। लेकिन ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आलोचना सही है,
आलोचनाओं से नहीं डरना। आलोचना चलती है जी। लेकिन हम कांग्रेस के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। मैं आपको बताता हूँ, जब वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े नेता डॉक्टर परमार के बाद रहे हैं, डॉक्टर परमार हिमाचल के निर्माता रहे हैं और वीरभद्र सिंह जी की 50-60 साल की राजनीति रही और 6 दफ़ा वो मुख्यमंत्री बने। जी। एक समय आया जब कि एक प्राइवेट पार्टी बनाने की बात चली राजा साहब के समय में। जी। हमने अपना फुट डाउन कर दिया कि हम नहीं जाएंगे कांग्रेस से। तो हम अपनी बात कहने की, अपने नेता के पास अपनी बात कहने की ज़रूरत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। जी। और उसके बाद राजा साहब प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। दूसरा एपिसोड मैं आपको बताता हूँ कि जब ऑपरेशन लोटस हो रहा था, मेरी वाइफ की डेथ हुई थी, लेकिन मैं वोट डालने के लिए आया। वोट डालने के बाद जो लोग थोड़ा बहुत भी प्रभाव में थे बीजेपी के, उन सब से बात करके हमने अपनी सरकार बचाई। जी। तो चाहे राजा साहब के टाइम था या चाहे सुक्खू जी की सरकार की बात थी, दोनों बार हमने अपनी पार्टी के प्रति हम खड़े हैं। जी। और पार्टी ने जब भी जो भी जिम्मा दिया, तो कम से कम हमारे पर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि हम किसी दूसरी पार्टी के साथ संपर्क में हैं। जी। या कोई दूसरी पार्टी हमें प्रभावित कर सकती है। तो आपके सामने है, 5 साल मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहा। जी। जयराम जी भी याद करते होंगे, अभी भी आप देखो, जब भी वो बयान देते हैं तो सरकार पे नहीं देते, वो उनको मेरी याद आती है। हाँ जी। क्योंकि उनको पता है कि सरकार उनसे छीनी किसने। बिल्कुल। तो इसलिए जब भी वो बयान कोई भी देते हैं, और अब भी मैं देखता हूँ बीजेपी के चैनल जो हैंडल है उस पे मेरे बारे में बहुत आपके कुछ वीडियोस वायरल करते उस पर हैं। भी आऊंगा सर। वो मेरे वीडियोस वायरल करते हैं। जी। तो क्योंकि मन में बैठा हुआ है खौफ, तो इसलिए जो है, देखो मेरा काम था लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते प्रदेश में सरकार लाना। जी। अब सरकार का संचालन सुक्खू जी कर रहे हैं, अब उनका काम है सरकार को आगे बढ़ाना। तो अलग अलग भूमिकाएं हैं। बिल्कुल। तो हर समय हर आदमी एक ही भूमिका में नहीं होता है। बिल्कुल। तो जो मेरी भूमिका थी मैं उसको अदा करता हूँ। मैं इस समय सरकार में जब हम हैं तो जो शिष्टाचार सरकार के नाते हमें करना है जी, उसको हम निभाते हैं। जी। तो कई लोग इसीलिए हमारे खिलाफ लिखते रहते हैं कि आप ये नहीं बोल रहे, आप वो नहीं बोल रहे। भाई खुद बोल दो ना, हमारा कंधा क्यों चाह रहे हो? दूसरे के जिसने जो बोलना है आप खुद बोलो। हमें जो बोलना होगा हम बोलेंगे, जिस समय बोलना होगा हम बोलेंगे, जिस मंच पे बोलना होगा उस मंच पे बोलेंगे। जी बिल्कुल। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी सरकार पर तंज कसा कि हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदा आई है उस बात का जो जिम्मा है वो जयराम ठाकुर जी का काम नहीं है, वो सरकार का काम है। नशे को लेकर के भी उन्होंने सरकार की खूब किरकिरी की, उसके बाद सरकार ने, आप लोगों ने खूब सफाइयाँ भी दी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं और मैं शिष्टाचार समझता हूँ जी, और मैं नहीं समझता कि मुझे डिप्टी सीएम के नाते कोई राज्यपाल के पद के ऊपर कोई टिप्पणी करनी चाहिए जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि महामहिम नशे के मसले में काफ़ी गंभीर हैं जी, और वो चाहते हैं कि प्रदेश में जो नशे का मसला है इसको किसी भी ढंग से ख़त्म किया जाए, और सरकार भी यही चाहती है जी। नशे में सबसे अहम मसला है चिट्टा। चिट्टा तो नाम का प्रयोग करना पड़ेगा, अब और तरह के भी है। शराब से कारोबार होता है, वो 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का कारोबार आय
आई होगी, कोई और तरह के भी मसले हैं, लेकिन चिट्टा जो है, ये सिंथेटिक ड्रग जो है, इससे बचने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और हमारी कैबिनेट ने, आप कह रहे थे कि कैबिनेट 4 दिन क्या करती रही, 4 दिन में हमारा इस पे बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ, बहुत इस पे सोशल वेलफेयर ने अपनी बात रखी, हेल्थ वालों ने अपनी बात रखी, एक्साइज वालों ने अपनी बात रखी, पुलिस ने अपनी बात रखी कि किस ढंग से चिट्टे वालों पे नकेल कसी जाती है, कैसे कसी जा सकती है, क्योंकि ये है तो अंतर्राष्ट्रीय मसला है जी। कि बाहर से दूसरे देश जो है चिट्टा सप्लाई कर रहे हैं, और वो फिर आगे कोई ड्रोन की टेक्नोलॉजी आ गई जी, फिर आप व्हाट्सएप का ग्रुप बन गए, फिर ये जो है कुरियर सेवा के माध्यम से चिट्टा आना शुरू हो गया जी। ये कई तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं और डिजिटल दुनिया के इस दौर में। और ये कोशिश इनकी रहती है कि चिट्टे का तो ये है कि अगर आपने 1-2 बार सेवन कर लिया, आदी बन जाते हैं, फिर आपको लत लग जाएगी। तो इसलिए उसको बचाने के लिए क्या एजेंडा है, उसमें महामहिम भी शामिल है, गवर्नर साहब भी शामिल है। मैंने तो 2 बार उनको बुलाया ऊना जी। और मैराथन की हमने जागरूकता का प्रोग्राम चलाया। अब हमने जो है ये कर दिया अनिवार्य कि सरकारी नौकरी मिलते इसमें डोप टेस्ट किया जाएगा तो पता लग जाएगा। लेकिन ये चिंता का विषय है कि चिट्टे के काम में आप देख रहे हैं कि कई अधिकारी नज़र आ रहे हैं, महिलाएं नज़र आ रही हैं जी। लड़कियां नज़र आ रही हैं। अब तो ये छुपी हुई बात नहीं रही है और हमारी पुलिस ने अच्छा काम किया है और कितना 15-16 किलो चिट्टा पकड़ा है। अगर 16 किलो चिट्टा तो पकड़ा है, कितना कंज्यूम हुआ होगा, और अगर ये 16 किलो चिट्टा भी पब्लिक में चले जाता तो कितना नुकसान होना था जी। तो इसलिए इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने का हमने तो अब पिट NDPS लगा दिया। किसी भी व्यक्ति को जो जिस पे शंका हो कि ये चिट्टे के कारोबार में 1 साल तक उसको जो है अंदर किया जा सकता है। अगर ये शंका हो कि ये आदमी जो है ये का कारोबार कर रहा है, तो हमने केंद्र से भी कहा है कि आप जो है ये जो 5 ग्राम तक चिट्टे का जो इसमें जमानत हो जाती है, हमने तो ये कहा था कि इसमें जमानत का प्रावधान रद्द किया जाए। हमने हिमाचल विधानसभा से पारित करके भेजा, लेकिन केंद्र सरकार का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है। उनका मानना है कि ये लोग जो है विक्टिम हैं और उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए जो सप्लायर्स हैं। तो सप्लायर गैंग जो है कोई पाकिस्तान से है, कोई अफ़गानिस्तान से है, कोई नाइजीरिया से है, काफ़ी गैंग्स इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़ी गैंग्स इन्वॉल्व हैं। और आप देख रहे हैं कि अब तो दौर में कोई फिरौतियों वाले आ रहे हैं जी, और गैंगस्टर्स आ रहे हैं। ये इस कल्चर को हमें किसी भी ढंग से नकेल तो डाल के रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। सरकार को लगभग 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं और शायद जल्द ही सरकार 3 साल का जश्न भी मनाए। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इन 3 सालों में आपको क्या लगता है सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं और आगे क्या चुनौतियां सरकार के सामने हैं? ये देखिए, एक तो सरकार को बने अभी 3 नहीं 2.5 साल हुए हैं जी, और आधा सफ़र हो गया है जी, और बाकी का जो सफ़र है वो आपके सामने आता जाएगा। जी। इन 2.5 साल के दौरान भी बहुत चुनौतियां सरकार के पास आई। जी। जैसे ऑपरेशन लोटस कर दिया गया और उसको हमने डिफीट किया है हिमाचल प्रदेश में। जी। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये कहते थे कि भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकता, लेकिन आपके सामने सरकार बची भी और सरकार चल भी रही है। जी। तो इसलिए कुछ लोगों को मन से ये बात निकाल देनी चाहिए कि सरकार नहीं चलेगी। सरकार तो पूरा अपना समय
चलेगी, 5 साल की सरकार है। जी और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम कांग्रेस पार्टी के कर्मठ लोग हैं और हमारा काम हर समय जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का रहा है। चाहे एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे काम था, उसमें मुझे जिम्मेवारी थी कि हिमाचल प्रदेश में सरकार स्थापित करनी है जी। तो वो काम हमने किया। अब हमारे पास है कि हमें इस सरकार को चलाना है, तो वो आपके सामने चल रही है। सर चल रही है या दौड़ रही है या सरक रही है? नहीं, ये देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी धारणा है। जिसका काम हो जाता है वो कहता है जी बहुत बढ़िया लोग हैं, जी। और जिसका नहीं होता है वो कोसता है। ये राजनीति है। और तो इसलिए ये जो जज करना है ये पब्लिक का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं जी। अपना काम करते रहे। मैं बीते 25 साल से एमएलए हूँ जी। अगर 25 साल से मैं एमएलए हूँ तो कुछ ना कुछ तो हमने किया होगा जी। ऐसा जो हम बार बार चुन के आए हैं। आखिर 1 लाख लोग कॉन्स्टिट्यूंसी में जज करते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं। तो इसलिए हम इस बात से बेपरवाह हैं कि कौन हमारे बारे में क्या धारणा रखता है। हमारा काम विकास की राजनीति है, कल्याण की राजनीति है, गरीब की सेवा का एजेंडा है। उस एजेंडे पे हम चले हैं जी। हिमाचल और हिमाचलियत, ये हमारा थीम है जी। हिमाचल को किस ढंग से आगे ले जाना है और हिमाचलियत को किस ढंग से बुलंदी पर रखना है, इसके लिए हम काम करते हैं। सर मैं जो चीज़ जानना चाह रहा हूँ वो ये कि 2.5 साल में, मतलब आप भी जब सोते होंगे तो हर व्यक्ति विचार करता है कि हमने क्या किया, क्या बड़ी चीज़ें हैं। तो कभी आपके मन में स्ट्राइक करता होगा कि सरकार में रहते हुए है हमने ये वाला काम बड़ा अच्छा कर लिया या ये अचीवमेंट हमारी बड़ी शानदार रही? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हर फील्ड में काम होते हैं और जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है जी। अब इसके बारे में भी अलग अलग राय है जी। मैं मानता हूं कि जो हमारा HRTC है पिछले 50 साल से ये जनता की सेवा कर रहा है जी। और 5 लाख लोग जो है रोज़ाना इसमें ट्रैवल करते हैं जी। 3000 से ज़्यादा बसों का बेड़ा है हमारा। जी। और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला है उसको पता है कि HRTC जो है मुझे घर पहुंचाती है जी। और कई लोग इसी में लगे रहते हैं कि ये देखो HRTC का टायर फट गया। जी। तो मानसिकता अपनी अपनी है कि भाई जो चीज़ सड़क पे चल रही है, जो गाड़ी चल रही है, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है जी। लेकिन मोटे तौर पे ये देखने की बात है कि ये 50 साल से सेवा कर रही है उस प्रदेश में जिस प्रदेश में ना तो जहाज चल रहे हैं, जिस प्रदेश में ना तो रेलगाड़ियां चल रही हैं। वहाँ एक ही साधन है और उसमें भी सरकार की जो पथ परिवहन निगम है उस पर लोग बहुत आश्रित करते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की है HRTC को बेहतर करने के लिए और पिछले 3 साल के अंदर हम 300 नई गाड़ियां हमने फ्लीट में ऐड की हैं जी। और जिनमें 35 के आसपास तो वॉल्वो ही हैं। अभी कुछ दिन पहले। हाँ, अभी 24 वॉल्वो अभी हमने खरीदी, 11 वॉल्वो पहले ली थी। 35 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अभी हमने ली हैं जी। उसके अलावा हमने 210 जो है दूसरी गाड़ियाँ खरीदी। तो सरकार में फाइनेंसेस को मैनेज करना और उसके बाद गाड़ियों को लेना, अभी हम 327 और गाड़ियाँ ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले रहे हैं और 250 के आसपास दूसरी गाड़ियाँ डीजल की हम ले रहे हैं, फिर टेम्पो ट्रैवलर ले रहे हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि हम बेहतर सुविधाएं लोगों को दे पाएँ
हमारे से लोग भिन्न हो सकते हैं। मेरा मानना है कि एचआरटीसी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। जी। कुछ लोग, पत्रकार लोग भी लिखते हैं, लगातार उसको कमर्शियल उसके साथ जोड़ते हैं। जी। अब यहाँ पे आप गोयल साहब हैं, वो गाड़ियों का कारोबार है, जी। जाहिर तौर पे मुनाफे के लिए काम करेंगे। जी। लेकिन सरकार में हर काम मुनाफे के लिए नहीं होगा, सरकार वेलफेयर के लिए भी है। तो जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ एचआरटीसी पहुँचती है। जी। हम दूर दराज दुर्गम इलाके में गाड़ी पहुँचाते हैं, जहाँ घाटे के सारे रूट हम चलाते हैं। बाकी लोग तो ये देखेंगे कि कहाँ मुनाफा है, हम घाटे का हर रूट चलाते हैं। महिलाओं को हम 50% जब रियायत देते हैं, या फिर हम अपने ड्राइवर कंडक्टर को जो है गवर्नमेंट के अप्रूव्ड जो है तनख्वाहें देते हैं, पेंशन देते हैं, ओपीएस हमने दी आके। तो इसलिए जो है मकसद यही है कि शाम को हर हिमाचली अपने घर पे पहुंच जाए। मेरे सारे सवालों को आप छूते छूते जो है वो निकल गए। सबसे पहले तो आपको बधाई कि एचआरटीसी का जिम्मा जब से आपने संभाला है बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, चाहे वो सामान को लेकर के, चाहे किराए की बात करें या फिर अलग अलग चीज़ों की बात करें। अभी कार्ड्स बन रहे हैं स्पेशल तरीके के। इन रिफॉर्म्स को आप किस तरीके से देखते हैं और इसके पीछे के थिंक टैंकर्स या विजन किसका रहा है, आपका रहा है, या किस तरीके से इनिशिएट लिया गया है, क्या सोच रही है इन सब के पीछे? नहीं, देखिए, हमारे पथ परिवहन निगम के जो एमडीज रहे हैं जी, जो इवन आज भी है, जो इससे पहले भी है, अच्छे विज़न से काम किया है। हम लोग तो 5 साल के लिए आए हैं जी। हम चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग तो इस सेवा को निरंतर जो है 50 साल 60 साल तक सेवा करते हैं। तो कहाँ से सफ़र शुरू हुआ और कहाँ पे आज हम पहुँचे हैं। आज डिजिटल का ज़माना है। कल ही हमने मीटिंग की, तो उसमें जो फैसले लिए हैं, अब पहले बच्चे जो है पास बनाने के लिए लाइनों में लगते थे, अब कल ही फैसला लिया है कि वो घर बैठे जो है अपने पास बना सकेंगे जी। इसी ढंग से पहले इंस्पेक्टर को गाड़ी चेक करने के लिए 15 दिन का समय होता था, उसको लेटर भेजा जाता था जी। अब ये है कि उसको 36 आवर्स में जो है पता लग जाएगा कि उसने कहाँ गाड़ी चेक करने जाना है जी। तो ये नई चीज़ें हो रही हैं, ड्राइवर को कहाँ जाना है, कंडक्टर को कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें जो है लगातार डिजिटल हो रहा है। अब हमने हिम बस का जो कार्ड दिया है, कम से कम जो बस में चढ़ता है उसके पास कार्ड तो होना चाहिए कि, और वो बहुत अच्छे प्लान किया गया है। फिर हिम बस प्लस का कार्ड तो 1 रुपया डेली का है। और लेकिन हमने देखा कि एचआरटीसी में दिक्कतें ज़रूर है, लेकिन हमने आज दिन तक ना तो हम पे में डिफ़ॉल्टर है, ना हम पेंशन में डिफ़ॉल्टर हैं सर। लेकिन समय समय पर इस तरीके से, अभी ड्राइवर्स यूनियन की अगर बात करें तो उन्होंने वर्क टू रूल की बात कह दी थी। समय समय पर इस तरह की चुनौतियां एचआरटीसी के सामने आती रहती हैं। ऐसा है कि बड़ा परिवार है, 12-14 हज़ार लोग हैं, बीच बीच में कुछ लोगों को तरंग आ जाती है और यूनियंस भी हैं, बहुत तरह की यूनियंस हैं जी। कई दफ़ा तो सिर्फ इतनी आंदोलन की वजह ये होती है कि हमें जो है डिप्टी सीएम से बुला दो, बातचीत के लिए नहीं बुला, बातचीत के लिए बुला दो, ये भी एक इशू है जी। तो हम कह रहे हैं कि आपको किसी चीज़ के लिए जो है आना ही नहीं पड़ेगा। अभी हमने कल ही जो है 200 से भी अधिक ड्राइवर्स को जो है सीनियर ड्राइवर्स का दर्जा दिया। वो चाहते थे कि सीनियर ड्राइवर्स बनाए जाए, हमारा प्रमोशनल कोई एवेन्यू नहीं है, तो हमने बना दिया। हमने उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एचआरटीसी से एक भी पैसा बाहर नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन हमें हर महीने एचआरटीसी को चलाने के लिए सरकार से जो है 60 करोड़ रुपया लेना पड़ता है।
60 करोड़ रुपया जब हम लेते हैं तब हम पे दे सकते हैं, पेंशन दे सकते हैं। हालांकि हम माइक्रो स्तर पे जाके रिफॉर्म्स कर रहे हैं। जैसे अभी हमने फैसला किया कि हमारे जो पेट्रोल पंप है वो भी हम जो हैं आम आदमी के लिए खोल देंगे कि आप हमारे पंप पे भी जो है तेल भरवा सकते हैं जी। तो हम हर जगह से देख रहे हैं कि एचआरटीसी को कहाँ कहाँ से इनकम में लाया जा सकता है। भाजपा चुटकी ले रही है सर इस पर, वो कह रहे हैं कि अब एचआरटीसी तेल बेचेगा। तो क्यों नहीं बेचेगा? हमारे पंप हैं, हमारी बस तो दिन में जो है 10-15 बसें आएंगी, बाकी इसमें खाली बैठा है, स्टाफ भी खाली बैठा है। अगर कंपनी कह रही है कि जी आपको भी जो है हम प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाएंगे तो क्यों नहीं है, तो और लोग भी भरवा लें उसमें, इसमें दिक्कत क्या है? तो खैर भाजपा तो जो है बाहर बैठे आलोचना ही करनी है, उनको लोगों ने काम ही आलोचना के लिए दिया है। लेकिन हम समझते हैं कि लोग जानते हैं जो एचआरटीसी के अंदर काम करते हैं कि क्या हो रहा है। हमने 357 कंडक्टर लगाए और आपको जान के हैरानी होगी कि 357 कंडक्टर पहली दफ़ा कमीशन से भर्ती हुई। यहाँ जो लोग कहते हैं ना 58 साल, ये 58 साल वाले कंडक्टर हैं जी, जिनको कि 357 को 58 साल के लिए लगाया गया है जी। लेकिन वो भी कमीशन से। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने खुद भर्ती कर दिया, फला का बेटा लगा दिया, उसका लगा दिया। ये कमीशन के थ्रू भर्ती हुई है। ऐसे ही ड्राइवर्स की भर्ती भी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे ले जाना। दूसरा ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि एचआरटीसी ही ट्रांसपोर्ट है, जबकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग है जी। बहुत लोग आपके जब रिपोर्टिंग करते हैं तो वो एचआरटीसी को ही ट्रांसपोर्ट के दायरे में लाके जो है बोलते रहे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारा 1000 करोड़ रुपए की अर्निंग कर रहा है। 1000 करोड़ रुपए की जो प्रदेश सरकार के चंद अदारे होंगे जो पैसा अर्जित करते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। अब छोटे छोटे रिफॉर्म्स की बात है, अब जैसे गाड़ियों के फैंसी नंबर्स की बात है। पहले कोई कहता था डीसी साहब मेरे को नंबर दिला दो, मंत्री जी मेरे को नंबर दिला दो। हमने कहा नहीं, अब हम तो इसको नीलाम करेंगे जी। थोड़ा सा ऑपोजिशन हुई, कुछ दिन हुआ कि अब ये नंबर भी बेचेंगे, लेकिन अब हम 40 करोड़ रुपया जो है नंबरों से आ गया और एक नंबर की बोली जो है 25-25 लाख पे जा रही है, 30-30 लाख पे जा रही है। तो जो दे सकते हैं, जिसको एक नंबर का शौक है या जिसको जो है 22 नंबर का शौक है, 9999 का शौक है, ऐसे नंबरों का शौक है, तो वो पे करेंगे। अब कर रहे हैं, अब कोई वो नहीं है। ऐसी सिफारिशें नहीं आती अब नहीं आती कोई भी। अब कोई सिफारिश नहीं आती, सब लोग अपने नंबर जो है ले रहे हैं और इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 40 करोड़ रुपया उससे आ गया जी। हमारे डिपार्टमेंट को तो पिछले 3 साल से बेहतर काम करने के लिए केंद्र से पैसा मिल रहा है। 23 में हमें जो है लगभग 21-22 करोड़ मिला। उसके बाद 24 में हमें 29 करोड़ मिला। अब हमें 70 से 100 करोड़ के बीच में इस बार अवार्ड मनी मिलेगी। तो हम अपना काम कर रहे हैं। नई प्रणाली आ रही है, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट में ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर आ रहे हैं, शुरू हो रहे हैं लगातार। आने वाले टाइम में MBI की ज़रूरत नहीं रहेगी, गाड़ी पास करने का मैनुअल सिस्टम नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी बना रहे हैं। तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट पार्क बना रहे हैं जी। ट्रांसपोर्ट के इवन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है केंद्र सरकार की जो ड्राइविंग सेंटर बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपया सब्सिडी है जी। अगर किसी ने ठीक तरीके से बनाना हो तो स्कीम्स बहुत हैं। और जैसे स्क्रैपिंग का अब काम शुरू हो गया जी। और लोग आ रहे हैं अपनी गाड़ी स्क्रैप कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो आदमी गाड़ी स्क्रैप कराएगा वो उसको अगली गाड़ी में रजिस्ट्रेशन में 50% की छूट मिलेगी जी। छोटे छोटे कदम है। जैसे पहले सड़क में कोई हादसा हो जाता था
तो लोग भाग जाते थे। अब हमने कहा है कि जो अस्पताल पहुंचाएगा उसको 25,000 रुपये मिलेगा। अब जो है आपने देखा कि जहाँ एक्सीडेंट होते हैं लोग एकदम से छोड़ के नहीं भागते जी। ऐसे लोग भी हैं जो हमने देखा कि लोगों ने अपना परिवार उतारा, गाड़ी से अस्पताल छोड़ के आए। जी बिल्कुल। तो हमने रिफॉर्म्स को इन चीज़ों के साथ जोड़ा है। सर, एक प्रश्न उठ कर बीच बीच में सामने आता रहा है और लोगों को शायद जानने की भी इच्छा होगी। महिलाओं को जो एक तरीके से छूट जो दी जाती है या दी जा रही है, क्या उस बारे में सरकार कोई विचार कर रही है? इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, या सरकार के लेवल पर इस तरीके की बातें कभी टेबल पर आई है, या भविष्य में कुछ ऐसा होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि महिलाओं को छूट दी गई है और कल भी जैसे आप देखते हैं कि हमने तो कार्ड बनाने की शुरुआत की, तो कुछ जगह शुरू हो गया कि रियायती सफ़र ख़त्म। तो ये लोगों की अपनी सोच है। महिलाओं को 50% छूट जारी है और हम जो हैं सिर्फ उसको व्यवस्थित करने की बात करते हैं और उन इस जो रियायती उसको है सेवा को वापस लेने का तो कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं सर व्यवस्थित कुछ लोग ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी धारणा फैलाई जाए ताकि कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक माहौल बने, तो वो अपने काम पे लगे रहते हैं। हम तो बार बार कहते हैं, देखिए ऐसा है, हम राजनीति के लोग हैं, आलोचनाओं का स्वागत करते हैं और जो अच्छे चैनल्स हैं या अच्छे पत्रकार हैं वो सबका पक्ष रखेंगे जी। तो हम आलोचनाओं का स्वागत करते हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश है जी। लेकिन जो साजिशें हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। वो सिर्फ मौके समय की बात है कि किसको किस समय जवाब देना है, लेकिन कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब नहीं होगा। जी। जगत सिंह नेगी जी के साथ जो हुआ करंट सिनेरियो, अभी सिराज में वो गए, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? और उसके बाद जो बयानबाजियां हुई, चाहे सुधीर शर्मा की बात करें या फिर जगत नेगी जी की तरफ से बात करें, उसे आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? क्या नहीं, देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये मसला मंडी से जुड़ा हुआ है, सराज कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ है। वहाँ माननीय मंत्री जी गए जी और वहाँ पे उनको काले झंडे दिखाए गए, उनकी गाड़ी पे जूते फेंके गए जी। अब सवाल ये नहीं है कि वो जगत सिंह नेगी थे या कोई और मंत्री था, लेकिन जो रिवायत कायम हो जाएगी जी, कुछ लोगों को एक रास्ता मिल जाएगा। हिमाचल देवभूमि है, देवभूमि अतिथि देवो भव की धारणा पे चलती है जी। अब मैं आपके यहाँ पे आया हूँ तो आपका जिम्मा है कि मैं जब तक आपका गेट नहीं निकल जाता जी, तब तक आप मुझे जो है सुरक्षित और सही रास्ते से जो है निकालोगे। अगर मंत्री जी वहाँ पे गए थे, उनकी गाड़ी पे काले झंडे फेंक लें, चलो वो भी मान लिया, काला झंडा एक विरोध का प्रतीक है। आप जूता फेंक रहे हो, जो राष्ट्रीय ध्वज लगा है जिस गाड़ी पे, राष्ट्रीय ध्वज लगा उस गाड़ी पे आपने जगत सिंह नेगी पे जूता नहीं फेंका, आपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। और दूसरा ये है कि आज एक मंत्री का होगा, ये कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि यार ऐसा भी किया जा सकता है, फिर दूसरी जगह घटित होगी। आज जगत सिंह नेगी जी मंडी में गए, उनके साथ घटित हुआ, कल कोई किन्नौर में जाएगा दूसरी पार्टी का तो उसके साथ घटित हो जाएगा। उन्होंने तो वहाँ पर, तो ये परंपरा सही नहीं है। मेरा तो ये कहना था कि जयराम ठाकुर जी को, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो आज विपक्ष के नेता हैं, इस बात को डिस्करेज किया जाना चाहिए, इस बात की निंदा हर राजनीतिक दल को की जानी चाहिए। विरोध आप कर सकते हैं, आप नारे लगा सकते हैं, आप खड़े होके, लेकिन आप राष्ट्रीय ध्वज लगी गाड़ी पे अगर जूता फेंकोगे तो ये सही बात नहीं है और ये देशद्रोह का मसला है। जो भाजपा के एक नेता ने
इसको थोड़ा हाईलाइट किया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पोस्ट, वो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो कुछ ऐसा था कि तिरंगे का नहीं लफंगे का अपमान, कुछ इस तरीके की टिप्पणी थी, उसको आप किस तरीके से? नहीं देखिए, ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि शिष्टाचार बना रहना चाहिए। शब्दों का चयन जो है हमें सही ही करना चाहिए। जी। कहते हैं कि टंग इज 6 inches लॉन्ग, इट कैन किल पर्सन 6 feet हाई। 6 फुट के आदमी को 6 इंच की जीभ मार देती है। तो जीभ का इस्तेमाल बहुत ही संयम से किया जाना चाहिए। और हमें हिमाचल को देखते हुए, हिमाचलियत को देखते हुए, जी, जिस आदमी को किसी ने चुन के भेजा है विधानसभा में, किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में, कोई भी मंत्री हो, किसी भी पार्टी विशेष का मंत्री हो, मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह से उसके ऊपर इस ढंग का व्यवहार किया जाए। और ये तो सारी राजनीति के लिए है। ये कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बसपा, आप बाप जितने भी है। आज एक भुक्तभोगी होगा, कल दूसरा भुक्तभोगी होगा। ये तो सबसे आसान काम है। तो इसलिए इसको यहीं पे विराम लगा देना चाहिए। इसको विराम लगाने की ज़रूरत है। शिष्टाचार से जो है हर बात की जा सकती है। हाँ ठीक है, अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे जनता हमें बदल देगी। जी। आपने अच्छा काम नहीं किया, आपको बदल दिया। 5 साल अब आराम तो करो ना, रुको तो सही। आप सरकार में थे, आपको जो है डिसलॉज किया गया, पब्लिक ने किया, वोट की राजनीति ने किया। जी। जबकि केंद्र की मोदी सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में भी थी, डबल इंजन की सरकार थी, फिर भी आप बाहर हुए। आप चिंतन करो, मंथन करो, उसकी बजाय जो है आप इस तरह का काम करोगे, ये सही नहीं है। जी। सब बीते 4 दिन कैबिनेट की बैठक बड़ी लंबी चौड़ी, पहली बार मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी, शायद इतिहास में पहली बार 4 दिन तक की कैबिनेट बैठक चली हो। इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। आपने भी, आपके डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हुआ जल रक्षकों की अगर हम बात करें, वो बड़ा अच्छा, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और लगातार वो मैसेजेस करते रहते थे कि हमारी आवाज़ उठाओ उठाओ। जिस दिन फैसला आया उस दिन धन्यवाद आया कि हमारी मुहिम जो है वो रंग लाई। तो आपको बहुत बहुत बधाई है उसके लिए, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक फैसला ऐसा है जो अब कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल में लॉटरी सिस्टम फिर से शुरू। जयराम ठाकुर जी का बयान इस पर आज आया है कि पहले भी इससे लाखों घर तबाह हुए हैं, कई लोगों ने आत्महत्याएं की है, सरकार एक बार फिर से वैसा ही करना चाहती है। धर्माणी जी का इस पर आज ही बयान आया है कि ये वैसे भी लीगल तरीके से हो ही रही थी, तो इसको लीगल करने के बारे में सोचा गया। अब 2 तरीके के सवाल यहाँ पर आते हैं। एक तो धर्माणी जी कहते हैं क्या सारी लीगल चीज़ों को लीगल कर देना सही है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो लॉटरी सिस्टम है, आखिर क्या सोच रही है सरकार की इसके पीछे? नहीं देखिए, ऐसा है कि लॉटरी से काफ़ी सरकारें पैसा अर्जित करती हैं। जैसे केरल की सरकार है, उनको 13,000 करोड़ रुपया लॉटरी से आ रहा है। पंजाब की सरकार अपना लॉटरी चलाती है जी। और ये स्टेट सब्जेक्ट है कि स्टेट को फैसला करना है कि आपने चलानी है कि नहीं चलानी है। जी। अब सरकार के पास ये इंफॉर्मेशन लगातार आ रही हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी के केसेस हुए, जी, जैसे डिजिटल क्राइम्स हो रहे हैं, लोग उसमें लुट रहे हैं, और तरह तरह के जो प्रयोग हो रहे हैं सोशल मीडिया के इस दौर में। जी। तो उसमें 2 धारणाएं हैं कि क्या प्राइवेट सेक्टर जिस ढंग से कुछ लोग लोभ दे के ये पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं, उसको चलने दिया जाए या सरकार की प्रयोजित लॉटरी को शुरू किया जाए। तो उसके बीच में ये बात आई कि इसको किस ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। जो बाज़ार, आज का बाज़ार जो चल रहा है जी,
पूरे देश में चल रहा है, और यहाँ पर तो हज़ारों करोड़ रुपया जो है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लूट के ले गए जी है लोग। और डिजिटल जो है लोग जो गेम्स खेल रहे हैं वो लगातार जो है हिमाचल वासियों को चूना लगा रहे हैं। तो लीगल मंच दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इस पे विवाद हो सकता है जी। लेकिन देखिए, एक प्रयोग जो है ब्यूरोक्रेटिक प्रस्ताव आया था इस पे जी तो उस पे ये कहा तो गया है इस समय कि इसको शुरुआत करते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी ने पैसा लगाना ही है तो फिर सरकार के पास लगाओ, कहीं और जगह क्यों लगा। मकसद तो यही है कि क्योंकि जितना पैसा लग रहा है, ये तो लॉटरी से कोई ज़्यादा इनकम नहीं होगी। लॉटरी बहुत जोर से भी चलेगी तब भी 100 करोड़ से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इनकम होगी। ना ही ये केरल की तरह जो है 13,000-12,000 करोड़ रुपए की बात है। लेकिन ये है कि एक माध्यम देना है या नहीं देना है, ये अभी तो फैसला हुआ ही है। अब इसके प्रोज कॉन्स पे डिस्कशन अभी चलेगी, पब्लिक का क्या रुझान है, जनता क्या चाहती है जी। उसके बाद ही कोई आगे बढ़ेंगे जी सर, अब जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। विपक्ष ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री जी भी जो है, भूपेंद्र जी का भी कुछ दिन पहले जब हमने साक्षात्कार किया, उन्होंने कहा कि वो जेपी नड्डा जी के बाद पहुंचे, जबकि उनको तो पहले दिन ही चले जाना चाहिए था। सरकार का कोई भी मंत्री वहां पर डिप्यूट नहीं था, कोई एसीएस या कोई भी बड़ा अधिकारी वहां पर डिप्यूट नहीं किया गया, और जो कांग्रेस ने काम किया वो ठीक नहीं था। बढ़िया तरीके से जो है वो इस प्राकृतिक आपदा के समय काम नहीं हुआ। आप भी मंडी में गए थे, आपकी भी खूब सारी फोटोज़ वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। आप भाजपा के इस आरोप को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, आपदा में अवसर तलाश रही है भाजपा, और लगातार जो है इस दफ़ा लीडर ऑफ अपोजिशन की कॉन्स्टिट्यूंसी प्रभावित है जी। मैं समझ सकता हूँ जिसने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई हो वो आहत होता है जी हमें भी, जैसे हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है जी, तो उसमें कुछ नुकसान होता है तो दिल में दर्द होता है। मैं समझ सकता हूँ कि जयराम जी को ये पीड़ा हो सकती है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, और मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे खींचने की कोशिश की जो मौका मिला उसके। लेकिन अब दूसरे दल की सरकार है, उसको ऊपर आक्षेप करना ये उसने कुछ नहीं किया, ये तो सही नहीं है। ठीक है, आपका अपने लोगों के साथ भावनात्मक रिश्ता होगा आप, लेकिन जो सरकार कर रही है कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। और मैं आपको बताऊं कि हमारा पानी के डिपार्टमेंट का अभी तक 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, और लीडर ऑफ अपोजिशन की कॉन्स्टिट्यूंसी की एक स्कीम जो 121 करोड़ रुपए से बनी थी वो वॉश आउट हो गई। तो उसको बहाल करने के लिए ही जो है 30 करोड़ रुपए की मांग आई है। एक स्कीम 17-18 करोड़ रुपए की पूरी तरह तबाह हो गई। तो हमारे ऑफिसर्स लगे हैं, दिन रात लगे हैं। जल रक्षक लगातार कहते थे कि हम दिन रात काम कर रहे हैं। आप देखो, पानी चल रहा है, पानी में वेल्डिंग कर रहे हैं। आपने लोगों को देखा होगा, पाइपें जोड़ने के लिए कहाँ से उठा के पाइपें, मंडी से पाइपें उठा के कहाँ तक पहुँचा रहे हैं। फिर आप ये कहें, अब आज जैसे मंडी में पानी की दिक्कत हुई है, 2-3 दिन दिक्कत हुई है, लेकिन 18 टीमें लगी हुई हैं। 18 टीमें लगी हुई हैं पानी को बहाल करने के लिए, और करोड़ों रुपया हमने जो है विभाग से भेजा है जी कि आप उसको सही करो। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ठीक है, आपने काम किया। अब जहाँ तक सिराज का सवाल है, ठीक है, बाकी लोग काम कर रहे हैं,
हमने स्वराज में पता नहीं कितना का राशन भेजा है, और 10,000 किट्स तो राशन की जो है ऊना जिला से गई है, ऊना जिला से हमने भेजी है। लेकिन हम राग नहीं आलाप रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। हमारा जिम्मा है, सारा हिमाचल एक है, सबको एक नज़र से देखना है। जो आज संकट में है उसकी कैसे मदद करनी है वो हम कर रहे हैं, सरकार के नाते भी कर रहे हैं। हमने तो ये कहा कि जयराम जी को हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, वो हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया जाए। लोकल एमएलए हैं जी, और किस चीज़ की ज़रूरत है, हमने उनको पूरा अपने ऑफिसर्स को भी कहा कि भाई चाहे चीफ इंजीनियर से लेके नीचे तक कि भाई आप उनसे भी पूछो क्या चाहते हैं। तो हम आपदा में ऐसी सोच नहीं रखते, और हमारा इनसे आग्रह भी है भाजपा से भी कि आप इन बातों में मत फंसो। हम हिमाचल प्रदेश को मदद की ज़रूरत है, केंद्र को हिमाचल प्रदेश की मदद करनी चाहिए। और आजकल जो सिस्टम बना है डिज़ास्टर का पैसा आने का, वो तो स्कीम वाइज पता नहीं कब आएगा, लेकिन 23 में नुकसान हो गया, 24 में नुकसान हो गया, 25 में नुकसान हो गया। तो केंद्र एक मुश्त पैसा मुहैया करवाए ताकि जो आगे इस्तेमाल किया जा सके। अभी भी हम तो छोटी छोटी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं। अभी हमने जैसे पैकेज का फैसला किया, 7 लाख रुपए मकान का देंगे। हमने कहा कि पॉली हाउस को 25,000 रुपया देंगे, किसी की बकरी बह गई है उसको 8,000 रुपया देंगे। ऐसे छोटे छोटे मसले भी जो किसी ने बताए कि किसी के घर में गाद भर गई है, 1 लाख रुपया देंगे साफ करने के लिए। तो इस स्तर पे किस सरकार ने सोचा था? लेकिन हम कह रहे हैं कि वहाँ पे बच्चे फंस गए थे, हमने बसें भेजी, उससे उनको निकाला है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई पॉइंट स्कोर करने की बात है। पॉइंट स्कोर करने के लिए और बहुत चीज़ें हैं। इस समय में एक साथ होकर काम करना चाहिए। बिल्कुल एकजुट होके, और अल्टीमेटली जो है ना, जज तो पब्लिक है। किसने क्या किया मैं आपको बताऊं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ब्रिज कैरो साहब ने बनाया था 1962 में। लोग आज भी कहते हैं कैरो आया था, उसने ये पुल सैंक्शन किया था। किसने क्या काम किया उसके श्रेय को लेके बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन जनता को सब पता होता है कि कौन सा किसने किया जी। कौन सा पुल किसने बनाया, कौन सा स्कूल किसने बनाया, कौन सा अस्पताल किसने बनाया। शोर मचा के चाहे जितना मर्जी कोई श्रेय लेने की कोशिश करे, लेकिन ये जो प्लेटों की राजनीति है कि पार्टी कहाँ लगानी है, आज आप बताओ डॉक्टर परमार की कितनी प्लेटें आपको नजर आ रही हैं? ये अपने दिल की खुशफहमी है। रामलाल ठाकुर जी की कितनी प्लेटें हैं? आज वीरभद्र सिंह जी की प्लेटें कम होती नजर आ रही हैं। तो ये प्लेटें जो है ये राजनेताओं की दिल की वो है। अदरवाइज लोगों के दिल में प्लेट लगानी पड़ती है। जो प्लेट दिल में लग गई तो वो फिर वो कहेंगे कि ये ऊना का सबसे लंबा पुल मुकेश अग्निहोत्री ने बनाया था जी। तो वो जो है उनके दिल में छाप हो गई। तो जब भी बात होगी इतिहास में तो उसकी चर्चा उस हिसाब से होगी जी। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े पुलों के लिए जाने जाते हैं। ऊना में आपने खूब विकास करवाया है। एक बड़ा प्रोजेक्ट ऊना में बल्क ड्रग पार्क, आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या फ़ायदा है इसका, क्या है ये थोड़ा सा समझाएं इसमें। ये देखिए, बल्क ड्रग पार्क जो है कि पृष्ठभूमि तो ये है कि जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो बल्क ड्रग पार्क का फैसला हुआ कि बद्दी में बल्क ड्रग पार्क या नालागढ़ में बल्क ड्रग पार्क लगेगा। उसके बाद हम शासन से चले गए, वो काम ठप हो गया, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि ये हरोली में लगेगा जी। और बल्क ड्रग पार्क पहले तो ये है कि इसकी ज़रूरत क्या है। जब कोरोना काल आया और उसमें कोरोना काल में जब दवाइयों का अभाव होने लगा और हमारी डिपेंडेबिलिटी पूरी तरह चाइना पे चली गई, तो ये देश में चिंतन हुआ कि हम दवाइयों की उपलब्धता कैसे पूरी कर सकते हैं। तो ये
फैसला हुआ कि हमें बल्क ड्रग पार्क लगाने चाहिए दूसरे देशों की तरह जी। और केंद्र सरकार ने उसमें ये किया कि बिडिंग प्रोसेस लगाया और उन्होंने उस बिडिंग प्रोसेस में 18 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया। 3 राज्यों को ये बल्क ड्रग पार्क मिला, एक राजस्थान को, एक मध्य प्रदेश को, एक हिमाचल प्रदेश को। जी। हिमाचल में ये हरोली में क्यों लग रहा है, ये बड़ा सवाल है पहले। जी बिल्कुल। पहले तो उस समय हरोली लाने का मतलब ये था कि भाजपा को लगता था कि अगर हम चुनावों में ये शोर मचाएंगे, 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, 10,000 करोड़, 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, हम इतना बवंडर मचाएंगे कि मुकेश अग्निहोत्री को धराशायी कर देंगे। वो उन्होंने किया भी, जितना कर सकते थे, बड़ा प्रचार किया। 40,000 करोड़ की, 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ गई है, प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट दे दिया, 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी अब। लेकिन हम पहले से भी ज़्यादा डबल मार्जिन से जीत गए। अब सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसमें भी मल्टीनेशनल इंटरेस्ट हैं। मेनली तो ये है कि चाइना भी इसकी जो डिपेंडेबिलिटी है वो ख़त्म करने के लिए है। आज अमेरिका भी आंखें दिखा रहा है। आप देखो कि किस ढंग से बात हो रही है कि दवाइयों के बारे में भी चर्चा आ रही है जी। तो इसलिए जब हमारी सरकार आई तो हमने इसका पैटर्न बदल दिया। हमने कहा कि ऐसा है कि ये इसको लाला नहीं बनाएगा कोई भी। ये हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50-50 में निवेश करेंगे। 1,000 करोड़ केंद्र लगाए, 1,000 करोड़ हम लगाएंगे और उस पैटर्न को हमने मंजूरी करवाई। और अब ये प्रोजेक्ट तो बनेगा, मैं आपको बता दूं। कोई जितना मर्जी लाख चलाता रहे, किसी के चलाने से जो है प्रोजेक्ट जो है समाप्त नहीं होते। बड़े प्रोजेक्ट जो है जिसका जो प्रदेश का भविष्य हो, प्रदेश का भविष्य हो, ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। देश का भविष्य, ये देश का भविष्य है, गेम चेंजर है ये। जब ये बनेगा जब, और इसकी वजह ये है उधर जेजों में रेल है, रेल लाइन पास है और 500 करोड़ की तो एक सड़क की बननी है, 200 करोड़ रुपया पानी के लिए है और वहाँ पे तालाब जिसमें पानी समा सके उसके लिए अलग से पैसा आया, 18-20 करोड़ रुपया तक की पानी इंसर्ट किया जाए। स्कीमों के लिए अलग पैसा आया, 150-200 करोड़ रुपया। तो जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है वो माहिर लोग हैं, इस देश के माहिर लोग हैं और संसार के माहिर लोग हैं जी। और लेकिन कुछ लोग आगे के बीच में जी इससे ये दिक्कत हो जाएगी, इससे पानी नहीं रहेगा। अरे भाई, जो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी का संचालन कर रहे हैं या जिन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है सारी चीज़ें देख के बनाया होगा और लेकिन दुष्प्रचार करके कुछ नहीं होने वाला। हम इस प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे। 1 साल की हमें एक्सटेंशन मिल गई जी। केंद्र सरकार ने 1 साल की एक्सटेंशन दे दी। बहुत जल्दी इसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस आते ही हम जो है मेन स्थान पे भी इसका काम शुरू करेंगे। ये प्रोजेक्ट बनेगा। हिमाचल पहले ही दवाइयों के क्षेत्र में जो है इस देश का जो है 25-30% जो है दवाइयाँ हिमाचल प्रदेश में बनती हैं। इसके आने के बाद तो आप देखें कि इकॉनमी पूरी तरह बदल जाएगी। इलाके की तो बदलेगी, प्रदेश की बदलेगी। कितने सर युवाओं को इसमें रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस समय कोई चुनाव तो है नहीं कि किसी को लारा लगाना है, कोई लप्पा लगाना है, कोई ऐसी बात कोई नहीं है। इसको पूरी तरह हम एक स्टेप जो है ले रहे हैं। अभी हमारे ऑफिसर्स गए थे, मुंबई गए थे और बेंगलोर गए थे, दूसरी जगह। बहुत ज़बरदस्त रुझान है और वहाँ जो लोग बल्क ड्रग की फील्ड में काम करते हैं वो कह रहे हैं कि इसमें डिले क्यों हो रहा है, कितनी जल्दी आप इस प्रोजेक्ट को लाएं। तो बल्क का काम जो है बहुत बड़ा काम ये निकलेगा और उसके साथ ही जो लोगों की नौकरियां हैं। अब कई लोग तो बद्दी को लेके भी बात करते हैं कि जी बद्दी बन जाएगी, इलाका बद्दी बन जाएगा। तो बद्दी में 3 लाख लोग काम कर रहे हैं, 3-3.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। सारे देश संसार की कंपनियां बद्दी में आई हुई हैं, बद्दी की इकॉनमी बदली है। तो इसलिए इंडस्ट्री को वेलकम तो करना पड़ेगा और जो भी हमें कदम उठाने हैं
एनवायरनमेंट को लेके वो हम उठाएंगे। जी सर, मंदिरों को लेकर बातचीत करते हैं। आज से पहले शायद ही बहुत कम ऐसा होता था जब मंदिरों के बारे में बड़ा विचार किया जाता था कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, ब्यूटिफिकेशन करेंगे, वीआईपी दर्शन करवाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। आपके आते ही ये सारी चीज़ें, ये क्या ईश्वर के प्रति खास झुकाव है आपका, या क्या मतलब इसको आप नहीं, ऐसा ना और कि कहाँ तक पहुँचे अभी तक? ऐसा ना कि मैं जब सीपीएस बना था 2003 में, तो मुझे हाउसिंग डिपार्टमेंट मिला था। उस समय तक हाउसिंग की कोई चर्चा नहीं होती थी, और मुझे मिला तो उसके बाद जिस ढंग से हमने काम किया और शुरुआत हुई, तो द चीफ मिनिस्टर मुझे एक दिन कहने लगे कि हाउसिंग की बड़ी भारी डिमांड हो रही है, लोग हाउसिंग की चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा जब मुझे दिया था उस समय तो ये सोच के दिया था कि ये कुछ भी नहीं, नकारा सा विभाग होगा कि पीछे पड़ा रहेगा, लेकिन किसी भी दफ्तर की अहमियत उस पर जो व्यक्ति बैठता है उसके साथ बढ़ती है और घटती है। और अब LIC मैंने लिया था, LIC की कोई बात भी नहीं होती थी, और LIC का हमारा जो मंदिरों का विभाग था, ये बहुत बड़ा विभाग है, लेकिन बहुत छोटा सा दिखता है, क्योंकि ये देवभूमि है, बहुत बड़े हमारे मेले लगते हैं, मेलों का सारा काम इसके साथ है, मंदिरों का सारा काम इसके साथ है, ऑडिटोरियम्स का सारा काम इसके साथ है, और लैंग्वेज का सारा काम इसके साथ है, और हमारे जितने भी पुराने आर्कियोलॉजी के साथ जुड़े हुए जितने भी मसले हैं सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अच्छा, फिर कोई कवि सम्मेलन होना है, कोई गोष्ठी होनी है, कोई और दूसरे कार्यक्रम होने हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। लेकिन ये है कि जब मैंने इसको लिया था तो उस समय भी कुछ लोगों को लगता था कि ये डिपार्टमेंट क्यों लिया जा रहा है। तो लेकिन अब हम जिस ढंग से मंदिरों को हम रेनोवेट कर रहे हैं, जैसे हमने शुरू किया है उनको सजाने का, वहाँ पे सुविधाएं कायम करने का, अभी चिंतपूर्णी मंदिर को अभी हमने 75 करोड़ रुपया दिया। अब जैसे 500 करोड़ रुपया मंदिरों के पास पड़ा हुआ है। तो आपने देखा पिछले दिनों नेता विपक्ष और बीजेपी वालों ने यही कहना शुरू कर दिया कि मंदिरों का पैसा खर्च लिया जी, मंदिरों का पैसा तनख्वाहों के लिए देना शुरू कर दिया। ऐसे तो नहीं होता है। सरकारों में इसके अलग हेड्स होते हैं। अब मंदिरों का पैसा बहुत देर से पड़ा हुआ है। मंदिरों का, हमारे मंदिर अमीर हैं, इनके पास सोना भी है, चांदी भी है, पैसा भी है। आज ही आप कल अखबारें पढ़ रहे थे कि चिंतपूर्णी में एक दिन में 1 करोड़ रुपए चढ़ावा चढ़ गया, या कहीं 50 लाख चढ़ गया। तो तरह तरह के मेले होते हैं। तो अब इसमें मंदिरों के लिए जो काम करना है, ऑडिटोरियम्स के लिए जो काम करना है, या दूसरे संस्थान बनाने हैं, मेलों के लिए काम करना है। अब जैसे हम मेले होते हैं जगह का, कुल्लू का दशहरा बहुत मशहूर है, मंडी की शिवरात्रि बहुत मशहूर है, चंबा का मिंजर आजकल चल रहा है, वो बहुत मशहूर है, रामपुर की लवी, ये बड़े हमारे मेले हैं। इसके अलावा हर गांव में, हर स्तर पे, कोई जिला स्तर पे है, वो चाह रहा है राज्य स्तर का कर दो, राज्य स्तर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर दो। तो वो हम काम कर रहे हैं। तो काम में लगे हुए हैं, हमारा डिपार्टमेंट काम पे लगा हुआ है, और हम जितना सुधार कर सकेंगे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन मेलों का बजट बढ़ाने के बारे में भी कुछ सरकार सोच रही है? जैसे देखिए, ये जो है मेले जो है सरकारी बजट से नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो मेले तो जो है व्यवस्था से ही होते हैं। और हर जगह ये इसके जब शुरू हो जाता है उसके बाद वो एक परंपरा बन जाती है और उसमें काम चला रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार कितना दे देगी, 5 लाख दे देगी, 10 लाख दे देगी, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। 2-3 करोड़ ये तो अब कुल्लू का दशहरा मुझे लगता है 10 करोड़ पे जा रहा है, उससे भी ज़्यादा पे चले जाएगा। है
तो बाकी मेले जो है कुछ जो बड़े मेले हैं ये 4-4, 5-5 करोड़ रुपए पे जा रहे जी। हैं। लेकिन जितना भी हम स्मूथ कर सकते हैं हम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, IPH की जब हम बात कर रहे हैं, जल रक्षकों को तो आपने तोहफा दे ही दिया है, पंप अटेंडेंट उनको बना दिया है, ठेकेदारों को कब आप तोहफा देने वाले हैं? ये जो ऑफलाइन टेंडर्स की जो शक्तियां हैं एक्सचेंज की, कब तक वापसी इनकी हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज की कोई ताकतें छीनी गई हैं। हम सब भुगतान कर रहे हैं और सिर्फ दिक्कत क्या है कि जो जल जीवन मिशन था वो हमें 62-6300 करोड़ रुपए का मिला था। उसमें से 5100 करोड़ रुपया तो आ चुका था। 1200 करोड़ रुपया यूनियन ने देना है, वो पैसा हमें नहीं आया। मैंने प्रधानमंत्री जी को अभी पत्र भी लिखा है और यूनियन मिनिस्टर से भी मैं मिल के आया हूँ। अब 1250 में से 350 करोड़ वो पैसा है जो लोग खर्च चुके हैं और एश्योर्ड मनी के चलते उनको पता था कि ये पैसा आ जाना, तो उन्होंने 350 करोड़ खर्चा है, उनका पैसा हमने देना है। और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, उनको पूरा करना है जी। और ये कुल मिला के 1200 करोड़ रुपए के आसपास है। और इसमें डिले हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट था जल जीवन मिशन, उन्होंने हिमाचल को जितने का दिया वो पैसा पूरा नहीं दिया, 1200 करोड़ रुका है। अभी भी हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि अगस्त महीने वेट करो। एक राष्ट्रीय स्तर पे कोई इंक्वायरी चल रही है जी। मुझे किसी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी जो है जल जीवन मिशन के पूरे कामकाज से खुश नहीं है कि इतना पैसा देने के बाद भी जो है पूरे देश में डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आए होंगे या कोई और सोच हो रही होगी। तो उन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर रखी है। हमारे यहाँ भी आई थी टीमें जी देखने के लिए कौन सी स्कीम कहाँ पे है। हमने कहा, हालांकि वो बीजेपी टाइम में सारा प्रोजेक्ट्स बने हैं, लेकिन हमने कहा खुली किताब है हिमाचल प्रदेश, आप जो भी देखना चाहते हैं हम आपको हमारे ऑफिसर साथ जाएंगे, आप उसको देखिए। पर बाकी राष्ट्र में भी सारी जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन ऐसी मैं समझता हूँ कि अगस्त या सितंबर में वो पैसा रिलीज होगा, क्योंकि जो पैसा खर्चा करवाया है केंद्र ने वो पैसा तो उनको देना होगा। मैं 5 लाख वाली पावर्स की भी बात कर रहा हूँ सर। उसका कुछ हमारे तो कोई 5 लाख की पावर कोई ऐसा नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी विड्रॉ की है, क्योंकि हमारे तो टेंडर परस्पर हो रहे हैं लगातार और पैसा भी हम दे रहे हैं जी। और मुझे नहीं लगता कि कोई और किसी हेड में कोई पैसा खड़ा हो जी। सिर्फ यही है कि जो केंद्र का पैसा जो है, बाकी तो अभी हमें डिज़ास्टर का पैसा भी आएगा प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट, पोस्ट डिज़ास्टर जो है उसका पैसा आएगा। हमारे को जो रूरल डेवलपमेंट ने भी पैसा देना है 300-350 करोड़ रुपया। तो वो सब जब आ जाएगा तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट स्ट्रीमलाइन होता। हमने तो आपका सोलन की वाटर सप्लाई भी अपने अधीन ले ली जी। हाँ, आपके सोलन का शोर मचता था, कितना शोर। हाँ। कल की कैबिनेट में हमने कहा कि भाई कोई नहीं चलाता ढंग से तो हमें दे दो जी। तो हमारे अफसर चलाएंगे अब, और देखते हैं कि किस ढंग से इसको करना है। और उसके रेट्स वगैरह का भी कोई बवाल था, वो भी हमने कहा कि उसको प्रीवियस रेट पे लाके जो है वो करेंगे। अब हमारे एससी हमारे एक्सचेंज ये देखेंगे कि इस स्कीम को किस ढंग से इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक चलाया जा सकता है। सर, अंत में 1-2 प्रश्न है मेरे। एक प्रश्न तो ये है कि बार बार समय समय पर ये सवाल भाजपा क्वेश्चन मार्क खड़ा करते रहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री जी जैसे LOP जब होते थे तब बोलते थे, अब वैसा नहीं बोलते हैं। आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मतलब बार बार ये बात आती रहती है कि अब कम बोलते हैं आप। देखो, ऐसा है, जब मैं LOP था और मुझे एक स्पेसिफिक जिम्मा दिया था कि भाजपा को ओस्ट करना है, वो मैंने कर दिया। मैं उस भूमिका में था और मेरी जो भूमिका थी मैंने उस भूमिका को निर्वहन कर दिया। और लेकिन भाजपा को ये बात लंबे अरसे तक पचेगी नहीं। दिक्कत है उनको परेशानी है, जहन में फंसा हुआ है कि यार इस आदमी ने हमारे साथ ठीक नहीं किया है। हम होता है ना कि दिमाग में रहा होगा कि हम मिशन रिपीट करेंगे, हम 15 साल चलेंगे।
क्या बार बार का नारा देते थे, एक बार नहीं बार बार हैं, 15 साल 20 साल क्या क्या बोलते थे जी। और जब बाहर गए हैं तो पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है। उसमें मेरा जिम्मा था कि इनको बाहर करना है, साम दाम दंड भेद जैसे भी जो है भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, वो मैंने अपना जिम्मा निभाया। अब मैं किसी और भूमिका में हूँ जी। अब मैं जो है अलग भूमिका में हूँ। मुझे इस समय विकास की राजनीति करनी है, कल्याण की राजनीति करनी है, गरीब की सेवा की राजनीति करनी है, हिमाचल और हिमाचलियत की राजनीति करनी है। तो हर समय एक ही पेस पे जो है काम नहीं होता है। तो इसलिए इनको ज़रूर लगता होगा कि जो है मुकेश अग्निहोत्री जो है जिस ढंग से उनके साथ व्यवहार करता था, इनके दिल में होगा कि ये जो है अपनी सरकार के खिलाफ बोले। हाँ जी। इनके जहन में होगा। लेकिन हमने आपको बताया कि हमने जब 2-3 ओकेजन्स हो गए जहाँ पे टेस्ट होने थे कि हम क्या हैं, हमने वीरभद्र सिंह जी केस में भी साबित किया, हमने अब इस सरकार के ऑपरेशन लोटस में भी साबित किया, हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उस झंडे को, उस ध्वज को कायम रखने के लिए हम काम करते हैं। हमारी निजी अभिलाषाएं नहीं है। कोई सोचता होगा ईश्वर ने बहुत दिया, हमारी कोई हमारे बैक में नहीं था। मैं साधारण पत्रकार से आपकी तरह यहाँ से कुर्सी से उठ के अगर डिप्टी सीएम तक पहुँचा हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन पहुँचा हूँ, मंत्री बना हूँ, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना हूँ, अगर लगातार जीता हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसमें पार्टी की बहुत भारी भूमिका है। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया जी। तो ये पद और प्रतिष्ठाओं की जो लड़ाई है उसमें नहीं मैं फंसता। मैं अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हूँ और मैं कोई भाजपा के रिमोट से चलने वाला आदमी नहीं हूँ कि वो मुझे कहेंगे कि जी इस तरफ घूम जाओ, उस तरफ घूम जाओ। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे। जो हमने लोगों से वायदे किए हैं उनको पूरा किस ढंग से करना है उसके लिए काम करेंगे। और जनता जानती है कि हिमाचल की जनता जानती है कि मुकेश अग्निहोत्री की क्या है, क्या नहीं है, क्या कर सकता है, कितना कर सकता है। वो सबको हमारी क्षमताओं पे भरोसा है और आप भी इसकी क्षमता पे जो है विश्वास रखें। मुकेश अग्निहोत्री जी पॉलिटिक्स में कैसे है, अगर आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहिए कि कैसे आप एक पत्रकार थे पहले, उसके बाद आप सीधा पॉलिटिक्स में और दबाए, उसके बाद आपके पीछे मुड़ आ रही है। तो मुझे आपको हैरानी होगी कि मुझे सबसे पहले टिकट की ऑफर धूमल साहब ने की और मैंने उनसे कहा कि आपके तो वहां पे स्टेट प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा काम है, आपको चुनाव दे दें। मैंने कहा कि हमारी विचारधारा कांग्रेस के ज्यादा नजदीक है, अगर चुनाव लड़ना ही है तो फिर कांग्रेस से लड़े। आपने कह दिया? नहीं, उनसे बात नहीं हुई। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि चुनाव भी लड़ा जा सकता है। तो उसके बाद जो है वीरभद्र सिंह जी के साथ हमारा एक खट्टे मिट्टे रिश्ते तब जाता है, हमें हमेशा रहते हैं। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि अब शिक्षक भी आप लगाओगे चितना, क्योंकि 2-2.5 साल बाद फिर से इलेक्शन आने वाले हैं और जैसे आपका मार्जिन बढ़ता जा रहा है, होप्सो की अगली 6वीं बार भी जो है वापस मार्जिन को बढ़ाएं। आपने लाइफ टाइम स्टेज को अपना कीमती समय दिया, काफी लंबा ये इंटरव्यू रहेगा, आप भी थक गए होंगे, लेकिन हमने भी आपसे हर एक चीज जानने की कोशिश की, क्योंकि हम आपको उस तरीके से जानते हैं जहाँ पर आप कहते हैं कि कुछ भी कुछ नहीं, मेरे पास जी हम जीवन में ऐसे करियर पहुंचे हैं। मैंने कहा ना कि ना तो हमें कोई डरा सकता है ना हमें कोई दबा सकता है और हम
जिस तरह से राजनीतिक सीढ़ियाँ आपने चढ़ी हैं और उसमें हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुत बड़ा रोल रहा है। कॉन्स्टिट्यूंसी हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। कई लोग कहते हैं कि मुकेश हरोली के लिए क्यों करता है। हरोली के लिए नहीं करूँगा तो मैं विधानसभा की चौखट पार कर सकता था। अगर जब मैं गया था वहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, आज वहाँ 3 डिग्री कॉलेज हैं। एक भी ITI नहीं थी, आज वहाँ 2 ITIs हैं। आज वहाँ लॉ कॉलेज है, आज वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज है, आज वहाँ पे सेंट्रल स्कूल है, आज वहाँ पे IIIT है, और वहाँ पे हर तरह का शैक्षणिक वातावरण है। अब सिविल हॉस्पिटल है, तीनों एक्सियन वहाँ बैठते हैं। एक्सियन, बिजली, पानी, सड़क कोई भी नहीं था, सारे एक्सियंस वहाँ बैठते हैं। SDM वहाँ पे बिठाया, DSP वहाँ पे बिठाया। ब्रिजेस बन रहे हैं, हिमाचल का सबसे लंबा पहला ब्रिज बन रहा है, दूसरा भी अभी बन रहा है। सड़कें बनी हैं, लोगों के इलाज हुए हैं, दिलों के इलाज हुए हैं, किडनियों के इलाज हुए हैं, लंग्स के इलाज हुए हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया मानवता की सेवा पे। तो मैंने आपको बताया कि हमें किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है। अब तो हम मंदिर में भी अगर जाते हैं ना तो ईश्वर से कुछ मांगते नहीं हैं, तो इंसान ने तो क्या देना हमें। ईश्वर के पास भी दोनों हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि आपके दरबार में आए हैं, कबूल करना। लेकिन मांगता नहीं है मुकेश अग्निहोत्री मंदिर में भी जाके किसी भी चीज़ को, तो इंसान से तो क्या मांगूंगा। तो सिर्फ यही है इस जीवन में, जितना भी मानवता की सेवा हो सके, लोगों के काम हो सके और जो काम मिले उसको निभाया जा सके, वो कोशिश करता हूँ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। अच्छी अच्छी बातें जानी, आपके एक्सपीरियंसेस जाने, और जो प्रेजेंट में मुद्दे चल रहे थे उन पर आपका क्या राय है, आपका क्या विजन है, वो जाना। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स TV फॉर ट्रू नेस्ट वरिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।